मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की क्लास में हम कम्युनिकेशन को करेंगे, यानी कि संचार की क्लास को आज हम करेंगे। और आज की क्लास का हमारा टॉपिक होगा टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन। इससे पहले हम करेंगे रिवीजन। तो हमने पिछली क्लास में देखा था 5 मोड्स ऑफ कम्युनिकेशन। 5 मोड क्या क्या होते हैं? विजुअल होते हैं, लिंग्विस्टिक, स्पेशियल, ओरल और गेस्चरल। तो ये होते हैं। तो ये हमने अच्छे से देख लिए थे। फिर हमने देखी थी लिसनिंग स्किल। जो 4 पिलर्स ऑफ कम्युनिकेशन होते हैं उनमें से एक होती है लिसनिंग स्किल। और लिसनिंग स्किल तो 4 पिलर कौन कौन से होते हैं? स्पीकिंग, रीडिंग, राइटिंग और लिसनिंग। और लिसनिंग जिसमें हमें नीड ऑफ कंसंट्रेशन की ज़रूरत होती है। और टाइप्स ऑफ लिसनिंग में हमने देखा था डिस्क्रिमिनेटिव, यानी कि ये बेसिक फॉर्म होती है, अलग अलग साउंड के लिए हम अलग अलग बिहेव करते हैं। एक होता है कॉम्प्रिहेंसिव। कॉम्प्रिहेंसिव का मतलब होता है वर्ड और टोन, यानी कि इंटायर, यानी कि सब कुछ सुनाना इसमें शामिल होता है। एक होता है इंफॉर्मेशनल। जब हम इंफॉर्मेशन लेने के लिए सुनते हैं तो वो होती है इंफॉर्मेशनल लिसनिंग। एक होती है बायस्ड या सिलेक्टिव, पूर्व धारणा बनाकर जब हम कोई बात सुनते हैं तब। एक होती है क्रिटिकल, लिसनिंग टू इवेल्युएट और एनालाइज। एनालाइज और इवेल्युएट करने के लिए जब हम सुनते हैं तो उसे कहते हैं क्रिटिकल लिसनिंग। एक होती है एम्पैथेटिक, लिसनिंग टू अंडरस्टैंड फीलिंग्स। किसी की फीलिंग्स, इमोशंस, भावनाओं को समझने के लिए जब हम सुनते हैं और इसमें कोई जजमेंट नहीं होती। एक होता है डिफेंसिव, तुमने मुझे ऐसा कैसे कहा। तो यानी कि डिफेंसिव हो जाता है, गुस्से में हो जाता है। फिर हमने देखा था 5 स्टेजेस ऑफ क्रिटिकल लिसनिंग प्रोसेस। तो इसके लिए होता है पहले रिसीविंग, फिर अंडरस्टैंडिंग, रिमेम्बरिंग, इवेल्युएशन और रिस्पॉन्स। और कहा भी गया है कि सबसे खराब श्रोता वो होते हैं जो कुछ नहीं करते, बस सुनते ही रहते हैं। और आज का हमारा टॉपिक होगा टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन के प्रकार। तो ऑन द बेसिस ऑफ पर्पज एंड स्टाइल। पर्पज का मतलब होता है उद्देश्य और स्टाइल के आधार पर। तो कम्युनिकेशन होता है 2 प्रकार का, फॉर्मल और इनफॉर्मल। फॉर्मल का मतलब होता है औपचारिक, जैसे ऑफिस वगैरह में होता है। और इनफॉर्मल, इनफॉर्मल जैसे फैमिली पर या घर में या आस पड़ोस में, यानी कि सोसाइटी में। तो इसे कहते हैं इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। फिर एक आधार होता है ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्शन। डायरेक्शन यानी कि दिशा के आधार पर। एक होता है वर्टिकल कम्युनिकेशन। वर्टिकल का मतलब होता है ऊर्ध्वाधर। एक होता है हॉरिजॉन्टल और लेटरल, इसे कहते हैं पार्श्व, यानी कि हॉरिजॉन्टल। एक होता है डायगोनल, विकिरण या क्रॉस वाइज हम इसको कह देते हैं, जैसे ये होती है विकिरण। तो ऐसा जो कम्युनिकेशन होता है इसे कहते हैं डायगोनल या क्रॉस वाइज। इसको हम कल डिस्कस करेंगे। जो हमने फॉर्मल और इनफॉर्मल को आज ही हम डिस्कस करेंगे। एक होता है ऑन द बेसिस ऑफ रिलेशनशिप और एलिमेंट्स। तो रिलेशनशिप या संबंध के आधार पर, जैसे होता है इंटरपर्सनल और डायडिक कम्युनिकेशन। एक होता है इंट्रापर्सनल, ग्रुप कम्युनिकेशन, मास और मीडिएटेड कम्युनिकेशन, जिसे हम जनसंचार भी कहते हैं। तो इंटरनल कम्युनिकेशन, एक होता है इंटरनल और एक होता है एक्सटर्नल। इंटरनल का मतलब होता है आंतरिक, यानी कि किसी संगठन की विभिन्न इकाइयों के बीच। तो संगठन के बीच ही होता है। और सर्कुलर, स्टाफ नोटिस या मैनुअल, ये सभी इसी के उदाहरण होते हैं। एक होता है एक्सटर्नल कम्युनिकेशन। एक्सटर्नल का मतलब होता है बाहरी, यानी कि इसमें एक तो होता है संगठन का सदस्य और एक होता है बाहरी व्यक्ति, यानी कि संगठन का सदस्य या बाहरी व्यक्ति या ग्राहक के बीच जो संचार होता है उसे कहते हैं एक्सटर्नल कम्युनिकेशन। तो किसी संगठन, कंपनी और बाहरी वातावरण के किसी व्यक्ति या ग्राहक के बीच जो संचार होता है उसे कहते हैं एक्सटर्नल। जैसे विज्ञापन, प्रेस विज्ञप्ति, निमंत्रण और परिपत्र या सर्कुलर इसमें शामिल होता है। एक होता है इंटरपर्सनल। इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन, इंटर का मतलब होता है अंतर्वैयक्तिक, 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों के बीच जब संचार होता है। और फेस टू फेस ये होता है। और इसकी होती है 3 स्टेजेस। तो 3 स्टेजेस ऑफ इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन, इसे हम PPI से याद कर सकते हैं। तो पहला होता है द फेटिक स्टेज। फेटिक का मतलब होता है संपर्क परक चरण, जिसमें हाय हेलो हम करते हैं, यानी कि बातचीत प्रारंभ होती है और बधाई देना इत्यादि से हम इसको शुरू करते हैं। फिर सेकंड स्टेज आता है द पर्सनल स्टेज। पर्सनल का मतलब होता है व्यक्तिगत स्टेज, यानी कि अन्य लोगों को अपने बारे में अधिक बताने के लिए तैयार होते हैं। इसमें झिझक कम होती है, पहले होती है झिझक, फिर झिझक कम हो जाती है।
एक चरण होता है तीसरा चरण, द इंटीमेट स्टेज, इसे कहते हैं अंतरंग चरण, जो हमारे करीबी मित्रों और परिवार के साथ ही होता है। इसमें ओवर शेयरिंग होती है। नेक्स्ट है डायलैक्टिक। डायलैक्टिक होता है द्वंदात्मक, यानी कि एक विषय पर अलग अलग मत रखने वाले लोगों के बीच बहस करवाई जाती है और अंत में एक सॉल्यूशन पर पहुंचा जाता है और उसी सॉल्यूशन को तब मान लिया जाता है। इसे कहते हैं डायलैक्टिक मेथड। और ये डायलैक्टिक मेथड ये सुकरात के द्वारा दिया गया था और सुकरात के बाद इसको हीगल ने यूज किया था। और हीगल का द्वंदात्मक सिद्धांत काफ़ी इम्पोर्टेंट है, जिसको हम पेपर 2 पॉलिटिकल साइंस में भी पढ़े, तो वहीं से लिया गया है डायलैक्टिक मेथड, यानी कि एक ही विषय पर अनेक लोगों के विचार लिए जाएंगे और उनमें आपस में संघर्ष किया जाएगा। जैसे हीगल ने कहा था कि जब हम कोई एक विचार सोचते हैं तो उसके विपरीत एक और विचार आता है। जो पहला विचार आता है उसे कहते हैं थीसिस और दूसरे को कहते हैं एंटीथीसिस। और जब इन दोनों विचारों पर एक सॉल्यूशन आता है तो उसे कहते हैं सिंथेसिस। और इसी प्रकार इसमें से भी एक और विचार बन जाता है और इसी प्रकार ये ऐसे ही चलता रहता है ये प्रोसेस, और अंत में हम फाइनल सॉल्यूशन पर पहुंचते हैं, तो इसको कहते हैं डायलैक्टिक मेथड। तो इसको हम पॉलिटिकल साइंस में अच्छे से देखेंगे। एक होता है डायलैक्टिक्स। डायलैक्टिक्स जब दो परस्पर विरोधी चीज़ें एक ही समय में होती हैं, एक ही समय में सत्य होती हैं, और इसे ही एलेंचस पद्धति भी कहते हैं। एक होता है सोक्रेटिक मेथड। सोक्रेटिक मेथड में टू इंक्वायर और टू क्रॉस या एग्जामिन, यानी कि डोंट गिव स्टूडेंट्स अ डायरेक्ट आंसर, ओपन एंडेड, हाँ या ना में आंसर नहीं होता। यानी कि अगर कोई स्टूडेंट्स के सामने कोई क्वेश्चन आए तो उसका आंसर डायरेक्ट ना देना, बल्कि क्वेश्चंस पूछ पूछ कर स्टूडेंट्स से उसके बारे में कुछ पूछना, ताकि वो सोच सके और उनमें थिंकिंग विकसित हो सके। तो ये होता है सोक्रेटिक मेथड। एक होता है इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन। इंट्रापर्सनल, एक होता है इंटर। इंटर का मतलब होता है बीच में, यानी कि इंटरपर्सनल। इंटरपर्सनल होता है दो या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच। और एक होता है इंट्रापर्सनल। इंट्रापर्सनल का मतलब होता है व्यक्ति जब खुद से ही बातचीत करे, खुद से ही संचार करे, यानी कि जब व्यक्ति अकेला होता है और अपने आप ही बड़बड़ाता रहता है, तो ऐसे कहते हैं, इसे कहते हैं इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन। यानी कि व्यक्ति खुद से ही बात करता रहता है। सेल्फ टॉक, खुद से ही बात करता है। कॉलिंग द स्पिरिट, आत्मा को बुलाता है, यानी कि खुद से ही बात करता है। व्हेन वी प्रे, जब हम भगवान से प्रेयर करते हैं या प्रार्थना करते हैं तो व्यक्ति खुद ही बोलता जाता है और प्रे करता रहता है, तो इसे हम कहेंगे इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन। एक होता है मास और मीडिएटेड कम्युनिकेशन, जिसे हम जन संचार कहते हैं। जन का मतलब होता है लोग, संचार का मतलब होता है संचार, यानी कि लोगों तक अपनी बातें पहुंचाना। लार्ज ऑडियंस से जब बातचीत होती है, जैसे मंत्री होता है और मंत्री लार्ज ऑडियंस को संबोधित करता है, तो इसे कहते हैं जनसंचार। या जब टीवी पर कोई बातचीत होती है या टीवी पर कोई प्रोग्राम होता है और उसको देखने वाले बहुत ज़्यादा होते हैं, यानी कि लार्ज ऑडियंस से बात होती है। हेट्रोजीनस ऑडियंस इसमें होती है। जैसे हम ये क्लास कर रहे हैं और यहाँ पर जो भी इस क्लास को देखेगा वो यूजीसी नेट या जो भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे होंगे तो वो ही व्यक्ति इसको देखेंगे। लेकिन जनसंचार में ऐसा कुछ भी नहीं है, तो हेट्रोजीनस ऑडियंस वहाँ पर होती है। ज़रूरी नहीं कि ऑडियंस एक जैसी हो, वहाँ पर अलग अलग ऑडियंस हो सकती है। नो और डिलेड फीडबैक, उसमें फीडबैक या तो मिलेगा ही नहीं, अगर मिलेगा तो डिलेड, यानी कि बाद में मिलेगा, तुरंत फीडबैक नहीं मिलता। रेडियो, टीवी, न्यूज़पेपर, फिल्म या मैगजीन एट्सेट्रा, जहाँ पर भी संचार होता है तो इनके माध्यम से उसे कहते हैं जन संचार या मास मीडिएटेड कम्युनिकेशन। नेक्स्ट होता है पब्लिक कम्युनिकेशन। पब्लिक का मतलब होता है सार्वजनिक। इन फ्रंट ऑफ ऑडियंस, ऑडियंस के सामने पब्लिक स्पीचलेस होती है, पब्लिक कुछ नहीं बोल पाते। टू इंटरटेन, मनोरंजन किया जाता है। परसुएड, व्यक्ति पर प्रभाव डालने की कोशिश की जाती है। इन्फॉर्म, सूचना दी जाती है। प्लानिंग की यहाँ पर ज़रूरत होती है, जैसे हम पब्लिक को स्पीच दे रहे हैं तो उससे पहले प्लानिंग की ज़रूरत होती है। और इंटरेक्शन डायरेक्ट नहीं होता।
और ऑडियंस स्पीकर से डायरेक्ट इंटरेक्ट नहीं करती और ऑलमोस्ट नो और डिलेड फीडबैक यहीं पर भी होता है। नेक्स्ट है ग्रुप कम्युनिकेशन। ग्रुप कम्युनिकेशन ऑर्गेनाइजेशन, क्लब और क्लासरूम में जो संचार होता है तो उसे कहते हैं ग्रुप कम्युनिकेशन, और सभी व्यक्ति अपनी व्यक्तिगत पहचान बनाए रखते हैं और इंटरपर्सनल का ये एक्सटेंशन होता है। और इंटरपर्सनल का एक्सटेंशन यानी कि जो इंटरपर्सनल में दो या दो से अधिक व्यक्ति होते हैं तो यहाँ पर एक ग्रुप होता है और ग्रुप में लगभग 4-5 व्यक्ति तो जरूर से जरूर होंगे। और शेयर्ड एक गोल होता है, जो भी ग्रुप होता है उसका एक गोल भी होता है। डिस्कशन ऑन कॉमन इंटरेस्ट, जो भी ग्रुप का कॉमन इंटरेस्ट होगा उसी पर डिस्कस किया जाएगा। एक्सचेंज ऑफ आइडियाज़, आइडियाज़ को एक्सचेंज यहाँ पर किया जाएगा। एक होता है ग्रुप कोहेंसन। ग्रुप कोहेंसन का मतलब होता है जोड़, जोड़ का मतलब होता है सामंजस्य या रिलेशनशिप या बॉन्डिंग उनके बीच कैसी है, यानी कि मेंबर्स कितने अच्छे से जुड़कर ग्रुप में काम कर पा रहे हैं, वर्क टुगेदर काम अच्छे से कर रहे हैं, और फील मोर पॉजिटिवली अबाउट देयर वर्क, और अपने काम के प्रति वो कितना सकारात्मक हैं, कितना सकारात्मक महसूस कर रहे हैं। तो ये सभी बातें ग्रुप कोहेंसन में देखी जाती हैं। एक होता है सोशल लोफिंग। लोफिंग का मतलब होता है लोफर से मिलकर बना है, लोफर का मतलब होता है आवारा। तो सोशल लोफिंग ये होती है सामाजिक आवारगी। इसका मतलब होता है कि ग्रुप में कुछ लोग ऐसे होते हैं जो काम नहीं करते, यानी कि कामचोर होते हैं, काम से बचते रहते हैं, लेकिन जब उनको हिस्सेदारी का टाइम आता है हिस्सेदार बनने का तो वे इक्वल यानी कि बराबर का हिस्सेदार बनने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो इसे कहते हैं सोशल लोफिंग, जो संचार में होता है। तो इस सोशल लोफिंग को कैसे कम किया जा सकता है? रिड्यूसिंग सोशल लोफिंग, तो होना चाहिए कोलैबोरेशन। कोलैबोरेशन का मतलब होता है सहयोग। प्रत्येक व्यक्ति को विशिष्ट और सार्थक काम सौंपना चाहिए। कंटेंट, कंटेंट कैसा हो? विशिष्ट कार्य के महत्व की पहचान करना चाहिए। कौन सा कार्य विशिष्ट है, स्पेसिफिक है, तो उसकी पहचान और उसके महत्व की पहचान करना चाहिए। चॉइस, व्यक्ति को ऐसा काम दिया जाना चाहिए जिसे वह सहज तरीके से कर सके, ये नहीं कि उस पर बेवजह ही दबाव बन जाए या उसका जिसमें इंटरेस्ट ही नहीं है उसको वो काम दे दिया जाए जिससे वो करने में इतना अच्छे से नहीं कर पाएगा जितना वो अपने इंटरेस्ट का विषय को कर पाएगा। मिनिमाइज फ्री राइडिंग, फ्री राइडिंग को मिनिमाइज। फ्री राइडिंग क्या होता है? बिना काम किए ही हिस्सा लेना। तो व्यक्तियों को बताओ कि सफलता के लिए काम में उनकी हिस्सेदारी भी आवश्यक है। इंडिविजुअल असेसमेंट, इंडिविजुअल का मतलब होता है व्यक्तिगत, असेसमेंट का मतलब होता है आंकलन। ग्रुप की सफलता के बजाय व्यक्तिगत योगदान का आंकलन करना चाहिए। ये देखना चाहिए कि किस व्यक्ति ने कितना योगदान दिया और बाद में ही ग्रुप की सफलता देखी जानी चाहिए। कई बार ऐसा होता है कि 10 व्यक्तियों का ग्रुप होता है, 10 में से 6 या 7 व्यक्ति ही अच्छे से काम करते हैं और ग्रुप सक्सेसफुल हो जाता है, सफलता प्राप्त कर लेता है, लेकिन 3 ऐसे व्यक्ति होते हैं जो कामचोर होते हैं, लेकिन उनका भी योगदान अगर अच्छा होता तो ग्रुप और ज़्यादा सक्सेसफुल हो सकता था। तो इन 3 व्यक्तियों को कहेंगे सोशल लोफिंग, और इसको कम करने के लिए हर एक व्यक्ति का यानी कि 10 के 10 व्यक्तियों का अलग अलग इंडिविजुअल असेसमेंट करना चाहिए। एक होता है पीयर इवेल्युएशन, सहकर्मी मूल्यांकन। योगदान न करने के परिणाम के लिए प्रतिभागियों को उत्तेजित करेगा, यानी कि सहकर्मियों का, जैसे 2 व्यक्ति हैं दोनों का ही अलग अलग योगदान का मूल्यांकन करना चाहिए। तो अगर इसका योगदान कम दिखा तो अगली बार ये इससे ज़्यादा कोशिश करेगा, तो उनमें उत्तेजना की भावना बढ़ेगी। स्मॉलर ग्रुप साइज, जो ग्रुप का साइज होगा वो छोटा होना चाहिए, यानी कि छोटा समूह आकार होना चाहिए। स्मॉल ग्रुप में काम से बचना अधिक कठिन होगा। अगर ग्रुप में ही 5 व्यक्ति होंगे तो 5 व्यक्तियों पर निगरानी रखना भी आसान होगा और जो कामचोर होगा वो काम करने से बच नहीं पाएगा, यानी कि उसको काम करना ही पड़ेगा। नेक्स्ट कम्युनिकेशन होता है ऑन द बेसिस ऑफ पर्पज एंड स्टाइल। तो पर्पज और स्टाइल के आधार पर कम्युनिकेशन होता है 2 प्रकार का, एक होता है फॉर्मल और एक होता है इनफॉर्मल। तो फॉर्मल कम्युनिकेशन ये एक प्रॉपर पाथ में होता है और किसी संगठन में संचार कैसे होता है तो इसे ही हम अब समझेंगे, और ये 6 प्रकार का होता है। तो 6 प्रकार का कैसे होता है? तो सबसे पहले होता है चेन नेटवर्क। चेन नेटवर्क क्या होता है? तो एक ऐसी चेन बनी होती है
तो चेन ऐसी बनी होती है, तो ये एक व्यक्ति है तो इसके पास से संचार यहाँ पर जाएगा मैसेज, फिर यहाँ पर और फिर यहाँ पर, तो ऐसे जाएगा। जैसे एक इंटर्न है, इंटर्न से मैसेज एम्प्लॉय के पास और एम्प्लॉय से मैसेज मैनेजर के पास जाएगा। इन दोनों को सीधा इंटर्न से सीधा मैनेजर के पास नहीं जा सकता, बल्कि स्टेप वाइज जाएगा। तो बाईपास इसमें नहीं होता। अप एंड डाउन हायरार्की होती है, ऊपर और नीचे का पदानुक्रम होता है। डायरेक्ट अबोव और बिलो ही बात कर सकता है, यानी कि डायरेक्ट अगर बीच में है तो ये इससे ऊपर और इससे नीचे ही बात कर सकता है, सीधा ऊपर बात नहीं कर सकता। नंबर 2 होता है स्टार नेटवर्क। जो इसका चित्र बनता है वो स्टार के जैसा बनता है, इसलिए इसको कहते हैं स्टार नेटवर्क। इसमें एक बीच में होता है और जैसे इसे ही व्हील नेटवर्क के नाम से जानते हैं, और ग्रुप के मेंबर्स एक दूसरे से बात नहीं करते। जैसे उसमें था चेन नेटवर्क में, एक मेंबर दूसरे से बात करेगा और दूसरा उससे अगले से और उससे अगला बॉस से बात करेगा। लेकिन इसमें जो भी व्यक्ति होंगे वो आपस में बात नहीं करते, बल्कि डायरेक्ट बॉस से ही बात करते हैं और बॉस या नेता पर ही डिपेंड करते हैं। तो इसे कहेंगे हम स्टार या व्हील नेटवर्क। एक होता है सर्कल नेटवर्क। सर्कल का मतलब होता है सर्कल, इसे रिंग टोपोलॉजी के नाम से भी जानते हैं। जैसे ये सर्कल यहाँ पर बन गया तो ये आपस में बातचीत कर सकते हैं, ये मेंबर इससे और इससे ही बातचीत कर सकता है, ये इससे नहीं, बाईपास इसमें भी नहीं होता, यानी कि अपने पास वाले आसपास वाले निकटस्थ सदस्यों के साथ ही बातचीत कर सकते हैं। एक होता है ऑल चैनल नेटवर्क। ऑल चैनल का मतलब होता है कि जैसे इसमें 5 व्यक्ति हैं और 5 व्यक्ति जो भी चाहे एक दूसरे से बातचीत कर सकते हैं। जैसे ये इससे कर सकता है, इससे कर सकता है और इससे और इससे। एक व्यक्ति जो अन्य 4 व्यक्ति हैं उन सभी से बातचीत कर सकता है। तो ग्रुप के सभी सदस्य सक्रिय रूप से एक दूसरे से स्वतंत्र रूप से संचार कर सकते हैं, तो इसे कहते हैं ऑल चैनल नेटवर्क। और ये मोस्ट डिसेंट्रलाइज्ड टाइप्स ऑफ फॉर्मल कम्युनिकेशन है। नेक्स्ट है एक और इन्वर्टेड वी या उल्टा वी नेटवर्क। एक अधीनस्थ अपने ठीक सीनियर के साथ साथ दूसरे सीनियर के साथ संचार करता है, यानी कि एक अधीनस्थ व्यक्ति है वो इससे नीचे के साथ साथ, यानी कि जो सुपर सीनियर है, सुपर सीनियर से जो नीचे वाला सीनियर है उसके साथ साथ सुपर सीनियर से भी बातचीत कर सकता है, तो इसे कहते हैं इन्वर्टेड वी नेटवर्क। एक होता है 6वां वाई नेटवर्क, जिसे गामा नेटवर्क के नाम से भी जाना जाता है। तो ये वाई शेप में होता है, इसलिए इसको कहते हैं वाई नेटवर्क। और पदानुक्रम श्रृंखला के माध्यम से 2 अधीनस्थ सीनियर के साथ संचार करते हैं। बदले में सीनियर उससे सीनियर 2 सीनियर्स के साथ संचार करता है। जैसे 2 अधीनस्थ है, एक ये हो गया और एक ये दोनों संचार करते हैं और इसके ऊपर एक सीनियर है और इसके ऊपर 2 सीनियर है, तो ये सीनियर इन 2 सीनियर से बातचीत करता है, तो ये कहते हैं वाई या गामा नेटवर्क। नेक्स्ट होता है इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। तो हम एक बार और इनको देख लेते हैं कि ये कैसे कैसे होता है। एक होता है चेन नेटवर्क। चेन नेटवर्क चेन के अंदर एक दूसरे से बातचीत करते रहते हैं। स्टार नेटवर्क में एक मुख्य बॉस होता है और अन्य सीधे डायरेक्ट बॉस से ही बातचीत कर सकते हैं। थर्ड देखा हमने रिंग टोपोलॉजी या सर्कल नेटवर्क। सर्कल का मतलब होता है एक दूसरे से ही बातचीत कर सकते हैं, बाईपास नहीं होता। ऑल चैनल नेटवर्क, इस ग्रुप के सभी मेंबर्स स्वतंत्र रूप से एक दूसरे से बातचीत कर सकते हैं। ये मोस्ट डिसेंट्रलाइज्ड टाइप ऑफ इनफॉर्मल कम्युनिकेशन है। एक होता है इन्वर्टेड वी। इन्वर्टेड वी में 2 सीनियर होते हैं और जो अधीनस्थ अधिकारी होते हैं वो इससे सीनियर और सबसे सीनियर दोनों से ही बातचीत कर सकते हैं। एक होता है वाई या गामा नेटवर्क। 2 जैसे अधीनस्थ अधिकारी है उससे ऊपर वाला अधिकारी और उससे ऊपर, यानी कि सीनियर का सीनियर, और जो मोस्ट 2 सीनियर होते हैं, जो सेकंड नंबर पर सीनियर होता है तो वो 2 सीनियर से बातचीत कर लेता है। नेक्स्ट है इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। इनफॉर्मल का मतलब होता है अनऑफिशियल, और जिसे ग्रेप वाइन और सप्लीमेंट कम्युनिकेशन भी कहते हैं, और कार्यस्थल पर सामाजिक बलों के संचालन का ये परिणाम होता है। और कीथ डेविस ने ग्रेप वाइन की घटना की जांच की थी, और ग्रेप वाइन नेटवर्क 4 प्रकार का होता है, और ये 4 प्रकार कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले है सिंगल स्टैंड नेटवर्क। सिंगल स्टैंड का मतलब क्या होता है कि एक सदस्य दूसरे से संचार करता है, जो बदले में दूसरे सदस्य
से संचार करता है तो यह क्रम आगे भी जारी रहता है। चलिए तो हम इसको समझने का प्रयास करते हैं कि एक व्यक्ति होता है, तो एक व्यक्ति दूसरे को संचार करता है, दूसरे के पास सूचना को पहुंचा देता है, फिर दूसरा तीसरे को, तीसरा चौथे को, चौथा पांचवें को। तो ऐसे ही सिंगल स्टैंड नेटवर्क होता है, तो एक एक व्यक्ति आगे आगे उस सूचना को पहुंचाता रहता है। नेक्स्ट है गॉसिप नेटवर्क। गॉसिप का मतलब होता है गपशप। एक सदस्य के पास जानकारी होती है और वह उसे उस प्रत्येक व्यक्ति के साथ साझा करता है जिससे वह मिलता है। यानी कि अगर एक व्यक्ति के पास जानकारी है, अगर वो 6 व्यक्तियों से मिला तो 6 के पास ही अपनी जानकारी को साझा कर देता है। तो इसे कहते हैं गपशप या गॉसिप नेटवर्क। इसमें लोगों का समूह आपसी हित के मामलों पर चर्चा करने के लिए एकत्रित होता है। इसमें लोगों के आपसी समूह होते हैं, यानी कि आपसी हितों पर चर्चा करने के लिए ये समूह बनता है। एक होता है प्रोबेबली नेटवर्क, ये संभाव्य संचार। तो जहाँ प्रत्येक व्यक्ति यादृच्छा दूसरों को एक ही संदेश बताता है और संदेश सुनने वाले प्रत्येक व्यक्ति के लिए सूचना का स्रोत भिन्न भिन्न होता है। यानी कि जैसे यहाँ पर एक व्यक्ति है तो उसने इसको बता दिया, इसको बता दिया और इसको नहीं बताया, और इसने ये संचार है तो इसको बता दिया, इसको बता दिया, इसको बता दिया और ये इसको बता दिया। यानी कि किसी को बताता है और किसी को नहीं। तो यह यादृच्छा से यह प्रोबेबली नेटवर्क ये होता है। एक होता है क्लस्टर नेटवर्क। क्लस्टर नेटवर्क क्या होता है, तो ये ग्रेप वाइन का फेमस टाइप होता है और संगठन में व्यापक रूप से यही प्रचलित होता है। और इसमें क्या होता है, इसमें एक सदस्य केवल उन सदस्यों के साथ संचार करता है जिन पर वह भरोसा करता है। जैसे कभी कभी हम कहते हैं कि ये एक ऐसी बात है जो मैंने सिर्फ तुमको ही बताई है, आगे इसको मत बताना। तो ऐसे ऐसे करके तो एक बात आगे से आगे शेयर होती रहती है, क्योंकि जो हमारा भरोसेमंद व्यक्ति है और उस व्यक्ति का भी कोई भरोसेमंद व्यक्ति होगा। यानी कि किसी न किसी व्यक्ति का एक ऐसा व्यक्ति जरूर होता है जो उसका भरोसेमंद होता है, और ऐसे ही ये चेन बनती चली जाती है और इसे कहते हैं क्लस्टर नेटवर्क। और ये ग्रेप वाइन का सबसे फेमस टाइप होता है। तो आज की क्लास में हमने टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन देखा, और कल को हम एक और टाइप रहता है इसका, तो उस टाइप को डिस्कस करेंगे और उसके बाद हम क्लास कम्युनिकेशन की ओर जाएंगे। तो क्लास कम्युनिकेशन से पहले हमारा एक और रहता है वर्बल और नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। तो इसको करने के बाद हम क्लास कम्युनिकेशन को देखेंगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।